What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखिए, नया महीना स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के सामने, तो पूरा जोश के साथ में इसमें एंट्री करना। वो नहीं कहते कि एक नया महीना जब आए तो बिल्कुल जोश में स्टार्ट करोगे, तो जितना अच्छा स्टार्टिंग में जोश रहेगा आखिरी तक उतनी शानदार पारी आप लोग खेल पाओगे। तो इसके लिए हमेशा जोश के साथ में एंट्री करनी चाहिए। वो नहीं कहते कि अगर आप लोग जोश के साथ में अगर किसी काम को करोगे तो काम तो फिर भी आप लोग उसी तरीके से करोगे जैसे नॉर्मल कर रहे हैं, पर लेकिन उसमें एक अलग ही तरीका रंग आप लोगों को नजर आएगा। टाइम दोनों में उतना ही लगेगा, तो क्यों ना किसी भी काम को पूरे जोश के साथ में किया जाए। तो शानदार तरीके से इस मंथ को आप लोगों को यूटिलाइज करना है और देखना कि लास्ट वाला जो महीना गया है वो कैसा रहा। आप लोगों ने क्या ऐसे उसको यूटिलाइज किया जैसा आप लोगों ने डिसाइड किया था? अगर नहीं तो कहां कमी रह गई है, उस कमी को सुधारो और आगे बढ़ो। यही तो जिंदगी है यार। जगह जगह पर आप लोगों को चैलेंज देखने को मिलेंगे, वो चैलेंज आप लोगों को टैकल करने हैं, अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। देखो कितनी प्यारी बात यहां पर बोली गई है। बोला गया पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब भी बनती है जब उससे निपटना नहीं आता। अगर किसी इंसान को पानी में डाल दिया जाए कि उसको बोलो कि तुमको तैरना है और उसको तैरना नहीं आता, वो डूबकर मर जाएगा। पर सोचो उस इंसान को जिसको तैरना आता है, उसको कितने भी बड़े समुद्र में जाकर फेंक दो तो वो इंसान आसानी से तैरकर वहां से निकल जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोगों का माइंड स्टेबल रहता है, जैसे एग्जाम आ रहा है तो दुनिया भर के मेल आ रहा है फिलहाल कि सर ये टेंशन है, वो टेंशन है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब कुछ भूल जाओ। जितना हो गया उतना शानदार है। अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो आज के टाइम पर। जितना ज्यादा माइंड को स्टेबल रख पाओगे, जितना ज्यादा आप लोग प्रोडक्टिव डायरेक्शन में सोच पाओगे, उतना ही अच्छे से आप लोग परफॉर्म कर पाओगे। और जितना ज्यादा एंजाइटी से भरे रहोगे आज के टाइम पर, उतना ही ज्यादा इरिटेट होगे। एग्जाम में बिल्कुल कंफर्टेबल अगर जाना है तो बर्डन सारे अपने घर पर ही फेंक कर जाना, अपने रूम पर फेंक कर जाना। अगर एग्जाम में बर्डन लेकर बैठोगे तो एक भी चीज याद नहीं आने वाली है। पर लेकिन शानदार तरीके से जाओगे तो सारी चीजें याद आएंगी जो कभी बाबा आदम के जमाने में पहले कभी पढ़ी होगी, सुनी होगी ना, वो भी याद आ जाएगी। अगर कंफर्टेबल जोन में बैठोगे एग्जाम में, शांत दिमाग को एक तरीके से अपने दिमाग को शांत करना अगर समझ गए, तो इसलिए हमेशा समस्या आप लोगों के अंदर ही होती है, उसको साथ में टैकल करना सीखो। हर एक इंसान को लगता है पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हर एक इंसान जो टॉपर है ना, फर्स्ट रैंक लेकर आ रहा है, उसको भी ऐसा ही लगता है एंड मोमेंट तक। तो इसलिए हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा और शानदार होगा। काफी शानदार ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। कॉपी और पेन लेकर बैठेगा, स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं। तो इसके चलते बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जानने को मिलेंगे। और आप लोगों से जो वीडियो के जो एनालिसिस वाला पोर्शन होगा, न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन, उसमें कई सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, आप लोगों ने भी शायद इसके बारे में सुना होगा। वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली दो हैं। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग बताइए, जोनल काउंसिल और दूसरे को बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली इंटर स्टेट काउंसिल, इनमें क्या डिफरेंस है? तो अगर पता है तो बताइए। और वीडियो के एनालिसिस पोर्शन में मैं डिस्कस करूंगा इनको काफी डिटेल में। इससे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो काफी प्यारा आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। एडिटोरियल देखेंगे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद में फिर हम लोग कई सारी चीजें देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, इनके आंसर नहीं देते, आज आप लोगों को वीडियो के एंड में आंसर दूंगा। कई सारे बच्चे बोले थे। एक क्वेश्चन ये था, मैंने बोला था कि ये बताइए जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन था, यहां पर इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है, ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट एसोसिएटेड? तो यहां पर बोला गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा बोला गया वर्ल्ड बैंक, तीसरा बोला गया यूनाइटेड नेशन, चौथा बोला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा इसका पार्ट नहीं है? फिर से अटेम्प्ट कीजिए इसको, ये रिसेंटली भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोला गया था, मैंने आप लोगों से डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ये सब चीजें पूछी थी। अगर रुपये की वैल्यू डॉलर के मामले में यहां पर पहले 60 रुपये थी $1 और अब यहां पर 65 रुपये हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डेप्रिसिएशन, डिवेल्युएशन, एप्रिसिएशन या फिर कोई चेंज नहीं हुआ, ये आप लोगों को बताना था एक्सचेंज रेट में। एक और क्वेश्चन था यहां पर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल, तो उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो कौन सा प्राइज मिला था? पीस, फिजिक्स, लिटरेचर या फिर इकोनॉमिक्स? तो ये सारे कुछ ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है। वीडियो के एंड में इनके भी मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। और इसी के सारे में जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, शानदार तरीके से सुनील के द्वारा आंसर दिए गए हैं। तो देखिए, इस तरीके से अगर डिटेल में आप लोगों ने आंसर एक बार को लिखने सीख लिया ना, एग्जाम में बहुत सारी चीजें आप लोगों की रिवाइज हो जाएगी। ये देखिए, कांग्रेस के सेशन रिवाइज हो गए, फाइनेंस कमीशन रिवाइज हो गए यहाँ पर। इसी के साथ में राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में आता है, ये हो गया आप लोगों का। इंटरपोल के बारे में डिस्कस किया था, ये हो गया। वीडियो के एंड में इन आंसर को भी मैं बताऊंगा, अच्छे से आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दिया करो, और सारे वही क्वेश्चन होते हैं यार जो ऑलरेडी पढ़ा चुका होता हूं, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस दिन मैंने पहली बार बोला कि मॉर्निंग में आप लोग जब डिस्कशन देखते हो तो आप लोग एक टारगेट रखा करो कि इवनिंग तक मुझे ये चीजें अचीव करनी है। और मॉर्निंग की जो वीडियो आती है उसके नीचे कमेंट किया करो क्या क्या अचीव करना है, और इवनिंग में फिर जो वीडियो आती है उसके नीचे बोला करो कि ये अचीव कर लिए हैं। तो यानी कि ये जो बातें मैंने आप लोगों को बोली थी कि आप लोग ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, मॉर्निंग में बताना क्या क्या
आप लोग को अचीव करना है और इवनिंग में देखना कितना अचीव कर लिया है। स्टार्टिंग के दिन जो थी ये लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों के द्वारा ये चीज फॉलो की गई, ठीक है। अगले दिन जो थे 800, फिर 600, फिर 500, इस तरीके से नीचे चीजें घटती चली जाती हैं। तो देखिए हर एक इंसान कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहता है, पर लेकिन एक पैटर्न फॉलो करना कोई नहीं चाहता है। इसीलिए अगर आप लोगों ने एक बार को अपने पैटर्न में अपना आपको रख लिया ना, तो आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को गोल अचीव करने से। ये छोटी सी चीज बोली थी, अगर आप लोग रेगुलर इसको करना स्टार्ट कर दोगे ना कि हाँ क्या अचीव करना है, मॉर्निंग में डिसाइड कर लो और इवनिंग में उसको अचीव करो, और पब्लिकली अगर एक बार आप लोगों ने आकर इसको लिख लिया तो आप लोगों की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि हाँ पब्लिकली हम लोग लिख रहे हैं, तो आप लोगों को और काम करने का मन करेगा कि हाँ बच्चे दूसरे भी कमेंट करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, पर लेकिन सब इनको नहीं कर पाते हैं। अगर ये भी आप लोगों ने कर ली ना, तो 95% जनता से तो आप लोग वैसे अलग हो गए, आप लोग एक काम को पैटर्न में फॉलो कर पा रहे हो। तो इस तरीके से अपनी जिंदगी देखो और शानदार तरीके से जीने में मजा भी आएगा। अगर लेक्चर सुनने के बाद में लगे कि यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, वो जो कि लगेगा ही आप लोगों को, तो यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है, सारी चीजें टेलीग्राम पर, यहाँ पर और भी जो मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो भी मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। 1 लाख से ज्यादा 1,40,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और कई बार लेक्चर वहां पर जो यूट्यूब पर पब्लिक लेट होता है वहां पर जल्दी मिल जाता है आप लोग को, यूट्यूब प्रोसेसिंग में टाइम लेती है, तो इसलिए भी आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। पहले एडिटोरियल के ऊपर एक ओवरव्यू लेते हैं, इसके बाद में फिर काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। तो अच्छे से सारी चीजें देखेंगे, बहुत डिटेल के साथ में एडिटोरियल डिस्कस करूंगा, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को एडिटोरियल सुन के, खासकर अगर बात करें तो, ठीक है। ये काफी प्यारा एडिटोरियल है वैसे तो क्वाड के बारे में, पर लेकिन काफी अच्छे तरीके से एडिटोरियल लिखा गया है कि किस तरीके से क्वाड जो है क्या क्या काम कर रहा है और क्या क्या पैटर्न है इसके अंदर, क्या क्या चीजें। तो बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, बहुत सारी चीजों के बहुत सारे पॉइंट्स के रिवीजन भी आप लोग यहां पर हो जाएंगे। तो यहां पर आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से काफी प्यारा ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये साइड वाला आर्टिकल वैसे तो छोटा आर्टिकल है, पर लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं। पोषण अभियान के बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो पीएम पोषण अभी एक स्कीम लॉन्च की गई है, तो अभी रिसेंटली वो स्कीम किस चीज के लिए वो समझेंगे और फिर कई सारी बातें जानेंगे। ये आर्टिकल वैसे तो मध्य प्रदेश के बारे में, ये स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, पर लेकिन मैं स्वच्छ भारत मिशन को नेशनल लेवल पर जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है उसका जो सेकंड पार्ट है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल को भी। नेक्स्ट वाला जो ये आर्टिकल है इसको मैं आप लोगों को यहीं पर ही बताऊंगा, बेसिकली राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं इसके बारे में जानेंगे कि आज की डेट में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पर क्या हम लोगों को सारी चीजें पढ़ानी चाहिए। कई सारी ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसको बेसिकली अलग तरीके से सपोर्ट किया जाता है, तो कंट्रोवर्शियल क्या चीजें भी हम लोगों को कॉलेज वगैरह में पढ़ानी चाहिए, तो उसके बारे में बात की जा रही है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ते हैं और वहां पर कई सारे ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाती है, हिंदू मुस्लिम को लेकर, बीजेपी कांग्रेस को लेकर या किसी और पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर, तो क्या वो चीजें कॉलेज में पढ़ानी चाहिए? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में पूछूं, यस या फिर नो, आप लोग इसके बारे में बताइए। यस तो फिर क्यों और नो तो फिर क्यों, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। बाकी यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है और ये वाला आर्टिकल है, आप लोग इनको कंबाइन कर देख सकते हैं। बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके अंदर डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है, तो ये दिक्कतें यहां पर निकल कर आती है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा मैं यहां पर आप लोगों को कुछ डिफरेंट एंगल से बताऊंगा, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का भी कुछ पार्ट यहां पर कवर करेंगे, क्योंकि यहां पर एक मेंशन किया गया छोटा सा पोर्शन, ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पंजाब में क्या चल रहा है उसके बारे में बात की जा रही है, वैसे तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, पर लेकिन क्या इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर होनी चाहिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर डिफरेंट तरीके से लेकर चलूं तो कई सारी बातें बताऊंगा, और फिर यहां पर इसको भी हम लोग देखेंगे, ये है डेटा पॉइंट, और इसके बाद में न्यूज एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर जो है बड़ा ही प्यारा रहेगा यार, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें रिवाइज होंगी और बहुत सारी चीजें नहीं जानने को मिलेगी, ओके। सबसे पहले अगर आप लोग देखें हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे, फंडामेंटल राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहां से पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। इसके अंदर में जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर यहां पर जब आर्टिकल 19 में जाएंगे, तो इस आर्टिकल 19 को जब आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देखेंगे तो कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो राइटर यहां पर ये बोले हैं कि अगर आप लोग राइट टू जो यहां पर फ्रीडम के अंदर जाते हैं, यहां पर इसके आर्टिकल 19 के अंदर, तो आप लोगों को यहां पर बोल रखा है आर्टिकल जो यहां पर फर्स्ट का जो आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट के अंदर सी में आप लोग जाएंगे, तो यहां पर बात की जा रही है फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, यानी कि एक तरीके से यहां पर बात की जाती है कि आप लोग एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, पर लेकिन यहां पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं लिखा है। तो ये बात यहां पर बेसिकली राइटर बोल रहे हैं। आज की डेट में अगर बात करें, हमारे संविधान के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल दिया गया है, इसी के अंदर अब ऐड कर यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, पर लेकिन यहां पर पॉलिटिकल पार्टी देखने को नहीं मिलता है।
तो आज की डेट में कई सारी कंट्री ऐसी हैं जिनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर यूके, जिससे हम लोगों ने बेसिकली सारा पैटर्न उठाया कि हम लोग का सिस्टम कैसा होना चाहिए हमारे देश के अंदर में मोटे मोटे तौर पर, तो वहां पर भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। पर हमारी कंट्री के अंदर आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है वो बनाई जाती है मैक्सिमम कोई रिलीजन के बेस पर, कोई रीजन के बेस पर। जैसे अगर कुछ मैं नाम आप लोगों को बताता हूं, इसको अलग तरीके से मत लेना, आर्टिकल में लिखे हुए वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि बात करें राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्यादुल, ये जो बेसिकली यहां पर साउथ इंडिया में है, ठीक है, इंडियन जो यूनियन मुस्लिम लीग। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी या तो फैमिली डोमिनेटेड है और या फिर रिलीजन के नाम पर ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है। एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को नॉर्मली हमारे देश में जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, जो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल हो, ऐसा नहीं है किसी आइडियोलॉजी को फॉलो ना कर रही हो, प्रॉपर रिलीजन के ऊपर फोकस न दे रही हो, तो आप लोगों को अपने देश के अंदर ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो कि इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन था, ये हमारे संविधान में होना चाहिए था। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के अंदर, तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी मेंशन यहां पर करना चाहिए। तो यही बातें इनके द्वारा यहां पर बोली गई कि पॉलिटिकल पार्टी जो काफी बड़ा एजेंट है डेमोक्रेसी का, यानी कि एक डेमोक्रेसी होती है जिसमें बोलते हैं कि जनता का रूल होना चाहिए, तो उसके अंदर ये एक सेफ्टी वॉल है पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसको यहां पर हम लोग को एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। तो संविधान के अंदर मेंशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो एक तरीके से इसको फंडामेंटल राइट की तरीके से ट्रीट किया जा सके। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। तो देखिए, अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, आप लोगों को पता है फंडामेंटल राइट में यहां पर, तो यहां पर बात करते हैं पहले के बारे में। अगर बात करेंगे 19 के अंदर में, तो फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी बातें लोगों को बोल सकते हैं। तो यहां पर जो फंडामेंटल राइट है ये सारी हक आप लोगों को देता है। पर लेकिन अगर आप लोग आगे जाएंगे, आप लोगों का हक जो है वो थोड़ा सा एक ऐसा भी है कि यहां पर उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है। यानी कि पता चला आप लोगों का फ्रीडम जो है वो दूसरे के लिए फ्रीडम रोक रहा है, आप लोगों ने बोला हमको प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, वो प्रोटेस्ट करने की वजह से लोगों की जिंदगी में दिक्कतें आने लगी है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है टाइम पर, तो ये आप लोगों का फंडामेंटल राइट अगर दूसरे के फंडामेंटल राइट में हनन करने लगे तो इसका मतलब चीजें सही नहीं है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आप लोगों को आर्टिकल 19 के फर्स्ट के आप लोगों को वे में देखने को मिलेगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पुराना पेपर उठाकर देखना। इसी के साथ में बात की जा रही है असेंबली, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं एक तरीके से, वो सारी बातें। इसी के साथ में फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री, ऐसा नहीं है कि आप लोग बिहार से आते हैं तो महाराष्ट्र नहीं जा सकते हैं, वो सारी चीजें नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, कहीं भी जाकर आप लोग रह सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, ये बात बोली जाती है। और इसी के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन जो आप लोगों को लगता है, जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस, ये संविधान आप लोगों को फंडामेंटल राइट देता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो आर्टिकल 19 के अंदर कई सारी ऐसी बातें बोली गई है जिसके लिए आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब मैंने आप लोगों को बताया यहां पर रख दिया बेसिकली एसोसिएशन के बारे में, तो ये तो फंडामेंटल राइट में हो गया आर्टिकल 19 के अंदर में। बाकी फंडामेंटल राइट के बारे में अगर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आप लोगों को दूं, तो राइट टू इक्वलिटी देखने को मिलेगी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक, कल्चर और एजुकेशन राइट 29 और 30, राइट टू प्रॉपर्टी 31 आर्टिकल में आता था, पर लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको हटा दिया। अब आर्टिकल 30A के 300A के अंदर आता है, ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में जब बात करते हैं। तो याद रखिएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब लाया गया था हमारे देश में, इससे पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, पर लेकिन इसने काफी सारी चीजें बर्बाद कर दी, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पर लाया गया था। 75 से 77 तक जब इमरजेंसी थी, तो 76 में लाया गया था उसके बीच में, तो इसकी वजह से काफी कुछ संविधान में चेंज किया गया, तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया, यानी कि एक छोटा सा संविधान बना दिया इन्होंने, इतने सारे चेंज कर दिए। तो फिर इसको रिव्यू करने के लिए और यहाँ पर बहुत सारी चीजें रद्द की गई, तो नया अमेंडमेंट आया जो कि 44 था। इसी अमेंडमेंट में हम लोगों ने प्रॉपर्टी का राइट हटा दिया। रीजन ये था कि अगर प्रॉपर्टी का राइट लोगों को देते हैं तो उससे दिक्कत हो जाती है, कल को कोई अगर डेवलपमेंट का काम करना है, कोई अपनी जमीन अगर नहीं दे रहा है, तो फंडामेंटल राइट हो गया, उसकी राइट, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन, उसका हक हो गया, तो बहुत सारे डेवलपमेंट के काम में बेसिकली हनन होने लगा। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये तो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट के बारे में बताया। अब थोड़ा सा बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। सारे डिस्कस नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किए गए वो डिस्कस करूंगा इसके अंदर में, और जिससे क्वेश्चन भी बन सकता है और बना भी है रिसेंटली अभी कई सारे एग्जाम में। बात की जा रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में डीपीएस भी बोलते हैं। सबसे पहले तो कौन से पार्ट में आते हैं, तो पार्ट 4 में आते हैं। तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, ये उससे अगले पार्ट 4 में, वहां पर 35 से वहां पर आप लोगों को 12 से लेके 35 तक देखने को मिलेंगे, और यहां पर 36 से लेके 51 तक है। तो लगते ही आर्टिकल है पार्ट 3 और पार्ट 4, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, तो ये मैं आप लोग क्यों बता रहा हूं, बेसिक पर्पज मेरा यहां पर ये है
जब यहां पर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते हैं तो यहां पर तो बता दिया कि फंडामेंटल राइट में आप लोग पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं कर रखी है, पर कोऑपरेटिव्स के बारे में बात कर रखी है। इसी तरीके से कोऑपरेटिव्स के बारे में बात की गई, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2011 में और कोऑपरेटिव्स ऐड की गई। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी बनाया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है और आर्टिकल 43B में इसको रखा गया बेसिकली यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, जिसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अभी नई मिनिस्ट्री बनाई गई है। किसके अंडर डाली गई है वो अभी होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह जी के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो जो नई मिनिस्ट्री बनाई गई है। उसके चलते दिक्कत काफी सारी देखने को मिली थी। ये बोला गया कि कोऑपरेटिव्स फॉर्म करने का जो हक है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। संविधान के अंदर जब 7वें शेड्यूल में जाएंगे 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, एक को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर है कोऑपरेटिव फॉर्म करने का जो बेसिकली पैटर्न है। पर लेकिन यहां पर मिनिस्ट्री बना दी नहीं, तो बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि इंटरफेयर करेगी स्टेट के मुद्दे में, तो उसको क्रिटिसाइज किया गया, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा ये न्यूज में आ गया था। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। अलग क्वेश्चन बन जाएगा कि डीपीएसपी में कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से अमेंडमेंट के द्वारा डाली गई है, तो यहीं पर ये भी डाली गई है। और फंडामेंटल राइट में भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो 19(1) के सी में कोऑपरेटिव्स के बारे में बात की जाती है, तो फंडामेंटल राइट में भी। पर लेकिन कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि इसी जगह आप लोग पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन भी संविधान के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टी। फिर उनको इंटरनल डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस एक ही पॉलिटिकल पार्टी में एक ही नेता बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे आप लोग कांग्रेस के बारे में बात करें, अगर कांग्रेस के फॉर्म, सॉरी यार मुझे किसी को हट करने का पर्पज नहीं है, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में देना चाहता हूं। उसमें देखने को मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी में एक ही फैमिली जो है वो ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, उसमें नहीं चीजें होने देती। उसके कंपेयर में अगर बीजेपी आप लोग देखो, उसके अंदर ज्यादा आप लोगों को डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। नीचे से उठा हुआ एक बंदा ऊपरली पोस्ट तक पहुंच पाता है। ठीक है, पर लेकिन आज की डेट में वहां पर भी कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि इंटरनल लोगों को इंडिपेंडेंटली अपने थॉट नहीं रखने दिया जाता है। वहां पर भी सारे बेसिकली प्रेस करते हुए एक अलग ही पैटर्न में चलते हुए नजर आते हैं। तो आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है एक प्रॉपर जिसको बोल दे कि यार ये पूरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश के अंदर में। तो उसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए, तभी चीजें आगे चलेंगी। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। बाकी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारे संविधान में 2002 में ये संविधान में संशोधन किया गया था, ये 86वां संशोधन। ये वही संशोधन है जिसके चलते जो राइट टू लाइफ ने, राइट टू लाइफ बोलते हैं आर्टिकल 21 के अंदर, इसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी आती है आर्टिकल 21 के अंदर। इसी के अंदर आर्टिकल 21A में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट बना दिया बच्चों की एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बना दिया यहां पर लेकिन एक और अमेंडमेंट किया गया यहां पर डायरेक्टिव पॉलिसी के अंदर कि स्टेट को क्या करना है, चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के बारे में बात की गई। याद रखना वो कहां है, वो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए है। अब इससे नीचे के बच्चों का कौन देखेगा, तो उसके लिए भी ऐड कर दिया गया कि कंप्लीट करना एज 6 तक। ठीक है, तो ऑल द जो चिल्ड्रन है यहां पर अंटिल दे कंप्लीट द एज 6, उनके ऊपर भी उनकी बेसिकली बचपन और उनके एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ठीक है, ऐसा मेरा प्यार है, मतलब कुछ भी बना देते हैं। चलो जो भी है एंजॉय करो आप लोग। तो यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो बचपन का प्यार हो गया, यानी कि एक ऑल द बच्चे जो भी हैं यहां पर, तो 6ठी क्लास तक भी देखना है। बाकी का आप लोगों को बताइए 6 से लेकर 14 साल के लिए फ्री एजुकेशन ही दे रखी है वो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये याद रखेगा। पर लेकिन सब्जेक्ट जो है यहां पर ये एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 45 भी इसके बारे में यहां पर बात करता है, जो कि डीपीएसपी के अंदर में। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में अब नहीं होना चाहिए। कुछ और बातें यहां पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में क्या क्या ऐड किया गया था यहां पर जो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो बोला गया था हेल्दी जो डेवलपमेंट होना, एक तरीके से हेल्दी डेवलपमेंट होना चाहिए चिल्ड्रन का, तो आर्टिकल 39 में डाला गया। इसी के असर आर्टिकल 39A में जो अमेंडमेंट किया गया, बोला गया एक तरीके से इक्वल जस्टिस और इसी के साथ में प्रोवाइड करना है फ्री लीगल एड, तो ये बोला गया गरीब सेक्शन के लिए यहां पर, तो आर्टिकल 39 में। इसी के चलते जो वर्कर है जो इंडस्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, तो उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए यहां पर मैनेजमेंट के अंदर में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो ईपीएफओ के अंदर भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आर्टिकल 43A के अंदर देखने को मिलेगा, और ये तो कई बार पूछ लिया गया, अभी आप लोगों ने पेपर अगर देखे होंगे। प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को कौन से आर्टिकल में बात करते हैं, तो 48A के अंदर बात करते हैं। चलिए, खासकर लड़कियों से मैं क्वेश्चन यहां पर पूछना चाहूंगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जब जैसे कि शादी होने के बाद में जब कोई एक तरीके से बच्चे को जन्म देने के लिए, जब एक नई परिवार चलाने के लिए कोई ऐसा प्रोसीजर चलता है, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा मैटरनिटी लीव होती है। तो मैटरनिटी लीव के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन कर रखा है, ये आप लोगों को बताना है। ये भाई कुछ दिनों पहले मैंने बताया था आप लोगों से, डीपीएसपी में बात कर रखी है, इसके बारे में याद रखना। ठीक है, जो 6 महीने की मैटरनिटी जो लीव दी जाती है, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। और आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, अगर आप लोग जैसे फीमेल कैंडिडेट इंटरव्यू में जाते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसके बारे में बताइएगा, आंसर सब दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन वहां पर लड़कियों के लिए अलग से बनाएगा क्वेश्चन पेपर, पर हाँ इंटरव्यू में उनसे पूछा जा सकता है अलग से, पर एग्जाम में दोनों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए है, वहां पर भी आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। तो क्या क्या देखा, फंडामेंटल राइट देख लिया, आर्टिकल 19 को डिटेल में देख लिया, डीपीएसपी और कोऑपरेटिव, यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां पर है वो देख लिया, कौन कौन से अमेंडमेंट डीपीएसपी में है ये देख लिया। तो कई सारी बातें मैंने बता दी। यहां पर छोटी सी बात थी आर्टिकल के अंदर, अगर देखा जाए उसके अंदर बस ये बोला गया था कि यहां पर क्या था कि आर्टिकल 19 के ए के फर्स्ट के सी के तहत यहां पर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, तो वहीं पर ही पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए। पर मुझे लगा कि रिवीजन भी करा देता हूं आप लोगों का, तो काफी कुछ आप लोगों का कवर करा दिया। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी यहां पर इसके बारे में बातें। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आने वाला है वो आर्टिकल काफी प्यारा रहेगा, तो बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से सुनिएगा, माइंड में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को उसको लेकर नहीं होना चाहिए। बेसिकली बात क्या कर रहे हैं यहां पर, ये बेसिकली बात की जा रही है इसके बारे में, ये है यहां पर स्टेट के बारे में कि स्टेट को कैसे क्लीन करके चलना है, ठीक है। तो स्टेट तो जैसे क्लीन होगा वो देखा जाएगा, पर इंपॉर्टेंट बात के यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, जिससे आप लोग कई सारी बातें जानने को मिलेगी। हमारी कंट्री में 2014 में स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा फोकस किया करते थे, तो उन्हीं के नाम पर एक कदम स्वच्छता की ओर हम लोगों ने रखा यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर। स्वच्छ भारत मिशन का एम क्या था, एक तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा घरों को कवर करना है, इसके अंदर 1.04 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करना है, कम्युनिटी टॉयलेट बनाने हैं, पब्लिक टॉयलेट बनाने हैं ताकि जो गंदगी इधर उधर ना फैले, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी भी यहां पर होनी चाहिए। तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में अगर डायरेक्ट आप लोगों से बात करूं तो ये कुछ बातें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, बेसिकली याद रखिएगा। यहां पर उस टाइम पर जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया तो यहां पर 2011 के सेंसस को यूज किया गया, जिसके चलते 4041 टाउन है हमारे देश में, अगर बात करें 2011 के सेंसस के हिसाब से। 2021 का सेंसस आएगा उसमें देखने को मिलेगा जो भी चीजें चेंज होंगी, तो तब है, फिलहाल अभी यही सेंसस आप लोगों को यूज करना है। अच्छा, 2021 का जो सेंसस है ये कौन से नंबर का सेंसस है ये बताइए जरा। और इसी के साथ में यहां पर फिलहाल हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें, जिस तरीके से जो सेंसस की बात करती है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, पढ़ाए थे आप लोगों को। और पहला कंप्लीट सेंसस कौन सा था, अगर बात करें जब यहां पर हमारी कंट्री में पहला कंप्लीट सेंसस पूरे देश को कवर करने वाला कौन सा था, 2 बार रिवाइज करा चुका हूं, फिर से थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन जो है लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 में, और फिर बोला गया कि जब 150वीं यानी कि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की 2019 में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो बोला यह गया था कि उस टाइम पर हम लोग को पूरा स्वच्छ भारत मिशन मनाना है। स्वच्छ भारत कर क्या रहे थे, ओपन डेफिकेशन यानी कि ओपन स्काई टॉयलेट होते हैं, खुले में शौच करना, वो नहीं करना था, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो सैनिटरी और टॉयलेट के बारे में बात करते हैं, फ्लश टॉयलेट होने चाहिए थे, वो सारी चीजें, मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि इंसान को गटर में डालकर उससे गटर साफ कराना, वो नहीं होना चाहिए। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, खासकर सिटीज के बारे में बात करें। और सबसे इंपॉर्टेंट था यहां पर बिहेवियर चेंज। इससे पहले ये हुआ करता था कि घर के अंदर जो है टॉयलेट तो बन जाते थे, पर लेकिन जो कुछ लोग ऐसे थे कि उनको आदत नहीं थी इन सब चीजों की, हमेशा वो बाहर ही जाया करते थे, ठीक है, खुले में शौच करना, खुला खुला। वो नहीं एक मूवी है अरशद वारसी की, उसमें, ठीक है, उन्हें कहते हैं खुले में, एक तरीके से एक वो कुछ डायलॉग भी है उसमें कि ठंडी ठंडी हवा जब मतलब कि बैक साइड में लगती है, खुले में जब पोट्टी करते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें अरशद वारसी है और एक और कौन सा है उसमें, मतलब नाम याद नहीं, चलो आप बताइए, आप लोग को याद आ रहा है तो उसमें बेसिकली ये चीजें देखी गई कि ये नॉर्मली सोसाइटी दिखाई गई है। मूवी क्या रहती है, वो फेस ही तो रहती है हमारी सोसाइटी, कैसी है हमारी सोसाइटी, तो दिखाया गया उसके अंदर में। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो नॉर्मली ये बिहेवियर चेंज है कि घर में टॉयलेट तो बना लिया पर लेकिन यूज नहीं कर रहे उसको, तो उसके चलते इसको बोला गया इसके ऊपर काम करना है हम लोग को, तो फिर काम किया गया दबाकर। तो आज की डेट में आप लोग को देखने को मिलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे एक मैं डिस्कशन चुन रहा था, आई थिंक शायद ऑल इंडिया रेडियो का डिस्कशन था उसने, तो उसने बोला यहाँ पर बंदा जो था बोल रहा है कि मैं गया एक फॉरेन कंट्री में, तो वहां पर बोला कि इंडिया के अंदर ओपन स्काई टॉयलेट एक नया कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया इंडिया के अंदर, तो देखा तो वहां इंसल्ट कर रहे थे एक तरीके से, इंडिया के अंदर खुले में शौच करते हैं, तो उसको ओपन स्काई टॉयलेट बोला गया वहां पर। तो इसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल लेवल पर काफी बेइज्जती होती थी, इसकी वजह से काफी सारी बीमारियां फैलती हैं खुले में शौच करने से, तो इसकी वजह से दिक्कतें होती हैं काफी ज्यादा। तो रूरल और अर्बन एरिया में दोनों जगह इसको स्प्लिट किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के द्वारा, और अर्बन में चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है मैच कर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल क्यों बातें कर रहा हूं, क्योंकि अभी नया पार्ट अभी स्टार्ट हुआ है, सेकंड फेज। तो याद रखिएगा सेकंड फेज 2020 से लेके 21 से लेके 2024-25 तक चलने वाला है, जिसके चलते 1.4 करोड़ के करीब देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। यानी कि आप लोगों को यहां पर जो आउटलेट दिया गया यहां पर, ये बेसिकली 140 कितना बोला जाएगा यहां पर, इसको
1,40,881 करोड़। तो काफी ह्यूज मनी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। 1.4 करोड़ बोला था मैंने, ठीक है। तो यहां पर ये पैसा पूरे देश में खर्च किया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर जो पैसा खर्च किया जाएगा सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे, पर लेकिन 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न राज्य के लिए, हिमालयन राज्य के लिए, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा 100% जो है वो देगा कौन, सेंटर। और बाकी के जो दूसरे नॉर्मल राज्य हैं वहां पर 40% देगा स्टेट और 60% देगा यहां पर सेंटर। तो कैसी स्कीम होगी अगर ये इस तरीके से पैसा डिवाइड कर रहे हैं? ऐसी स्कीम को बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंटर स्टेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अगर सेंटर अकेला पैसे देता तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में होता है दोनों मिलकर काम करते हैं, सेंट्रल सेक्टर में क्या रहता है कि अकेला बंदा काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि सेंटर पैसा दे रहा है बस। यहां पर प्लास्टिक मैनेजमेंट को भी फोकस किया जा रहा है अभी फिलहाल, ये याद रखिएगा। बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट को फोल्ड किया जा रहा है, ठीक है। हाउस होल्ड जो भी यहां पर वेस्ट होता है, ठीक है, तो उनको सबको ग्रे वाटर की तरीके से बेसिकली मैनेज करने की बात की जा रही है, और फिकल सलिज को मैनेज करने की भी यहां पर बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें यहां पर है। प्लास्टिक मैनेजमेंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट की एरिया ऐड किया गया है। अभी यहां पर जो सेकंड फेज का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ में इंप्लीमेंट जनरेट तो हो गई यहां पर जब चीजों को मैनेज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ऐसा नहीं है यही एक अकेली स्कीम है, कुछ और स्कीम आप लोगों को बता देता हूं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। गोबरधन स्कीम स्टार्ट की गई, जिसको बोला गया गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज स्कीम। तो ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा 2018 में स्टार्ट की गई, इसके बारे में याद रखिएगा। इसका बेसिक पर्पज ये था कि एक तरीके से कंप्रेस्ड बायोगैस हम लोग बना सके, ठीक है, तो कन्वर्ट कर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, यानी कि गोबर वगैरह को, यानी कि सड़कों पर गोबर पड़ा हुआ न मिले, उसका ढंग से यूटिलाइजेशन किया जा सके, ये बेसिक पर्पज था। इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन बनाएगी यहां पर, जिसको IHL बोला गया अंडर स्वच्छ भारत मिशन। तो यहां पर 15 के करीब 1000 जो है यहां पर कंस्ट्रक्शन जो है मतलब अराउंड 15,000 फॉर कंस्ट्रक्शन टॉयलेट के लिए यहां पर इंडिविजुअल को मिले, ताकि वो घर में शौचालय बना सके। स्वच्छ विद्यालय अभियान यहां पर लाया गया। तो ये किसका था? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था, स्वच्छ विद्यालय अभियान। यहां पर भी काफी सारे काम किए गए। लड़कियों के और लड़कों के लिए सेपरेट टॉयलेट बनाए गए, वरना कई सारी लड़कियां इसलिए स्कूल में नहीं जाती थी कि वहां पर टॉयलेट नहीं होते थे। और खासकर जब मंथली पीरियड साइकिल होती है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती थी लड़कियों को, तो इसकी वजह से सेपरेट प्रावधान किया गया वहां पर, जो कि जरूरी भी था। और पानी अवेलेबल होना चाहिए। कई सारे स्कूल में ये देखने को मिला कि स्कूल तो बना दिए, टॉयलेट भी है वहां पर लेकिन वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली। तो उसके ऊपर भी काम किया गया। अभी फिलहाल बात करें तो 1.42 लाख करोड़ रुपए यहां पर दिए गए, काफी इंपोर्टेंट है। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा यहां पर बेसिकली बातें की गई, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई। और 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? ये है NK सिंह साहब, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका टाइम पीरियड याद रखना, नॉर्मली 5 साल का होता है, पर इसका टाइम पीरियड 6 साल का हो गया। यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई यहां पर। और अभी रिसेंटली नॉर्मली फाइनेंस कमीशन के 14th के द्वारा बोला गया था, जो कि DY रेड्डी थे, इनके द्वारा बोला गया था कि 42% शेयर होना चाहिए, पर लेकिन अभी यहां पर इसको बोल देगा 41 होगा, क्योंकि 1% शेयर कहां पर चला गया? वो जम्मू एंड कश्मीर में चला गया, उसके लिए यहां पर इसलिए 41 शेयर हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में। संविधान में आर्टिकल 280 में देखने को मिलेगा 1951 में पहली बार इसको बनाया गया था। केसी जो नगोए पहले हमारी कंट्री के फाइनेंस कमीशन थे 1952 से लेकर 15-7 तक का। अभी यहां पर जो कम से कम लास्ट 3 याद रख लीजिएगा। डॉक्टर विजय L केलकर थे यहां पर, 2007 में बनाया गया था, जो कि 13वां फाइनेंस कमीशन। 14वां काफी इंपोर्टेंट है, इसी ने 32 से लेकर 42% बोला शेयर करना चाहिए सेंटर को स्टेट के साथ में। तो ये बातें निकल कर आई। तो अभी जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा, पहली बार जब GST को इंप्लीमेंट किया गया हमारे देश में 1 जुलाई 2017 में, उसमें पहला फाइनेंस कमीशन है जो कि काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, 1971 का सेंसस यहां पर यूज किया जा रहा है मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए, और 10% में 2011 का सेंसस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी मैंने बताई थी, तो रिवीजन हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा यहां पर? स्वच्छ भारत मिशन पहला भी देख लिया, जो कि रिवीजन हो गया आप लोगों का, दूसरा भी देख लिया, फाइनेंस कमीशन भी देख लिया, और क्या क्या मुद्दे अभी यहां पर है वो भी देख लिया हम लोगों ने। प्लास्टिक मैनेजमेंट वाला जो बात की मैंने, वो जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने जो आर्टिकल देखा काफी डिटेल में, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना। आगे चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो काफी प्यारा आर्टिकल है। क्वाड के बारे में बात करूंगा, पर कुछ डिफरेंट चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी कि क्या क्या चीजें भी देखने को मिल रही है क्वाड के बारे में। क्या क्या बातें हैं बेसिकली, अगर बात करें इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात की जाती है। सबसे पहले इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाकर जो रीजन बनता है इंडो पैसिफिक रीजन, उसको बोलते हैं। तो क्वाड जो है इसमें 4 कंट्री है, इंडिया हो गया, जापान हो गया, USA हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो क्वाड के चलते अभी जो मीटिंग हुई क्वाड की, तो उसको एक एनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है, क्वाड को कैसे देखा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों से यहां पर बात की जाए क्वाड के बारे में, तो यहां पर पहले कुछ बेसिक चीजें आप लोग यहां पर देखिए। क्वाड की जो मीटिंग है यहां पर, ये अभी देखने को मिली यहां पर, तो उसमें मार्च में पहले यहां पर समिट हुई वर्चुअल, अभी सितंबर में मीटिंग हुई जो कि USA के द्वारा होस्ट की गई क्वाड की। तो 4 लीडर थे, जो बाइडेन है USA के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर यहां पर स्कॉट मॉरिसन, और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर यहां पर ये योशिहिदे सुगा। हालांकि इनका नंबर जो है वो भी कट रहा है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 4 लीडर मिले।
चारों लीडर ने क्या क्या स्टेटमेंट दी, पहले तो राइटर वो बता रहे हैं। चारों लीडर ने क्या क्या बोली सुनिएगा ध्यान से। डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप बोला क्वाड को, और बोला गया कि एक तरीके से हु शेयर ए वर्ल्ड व्यू, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको नेटो बोला जा रहा है, वो गलत बात है, ठीक है। तो वर्ल्ड व्यू लेकर चल रहे हैं और हैव ए कॉमन विजन फॉर फ्यूचर, ये बोली जो बाइडेन के द्वारा बातें। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि प्ले द रोल ऑफ ए फोर्स फॉर ए ग्लोबल गुड, तो यानी कि एक तरीके से चाइना के ऊपर थोड़ा सा कमेंट किया गया ताकि कुछ ऐसे लोग हैं एक तरीके से उनको रोका जा सके, तो एक ऐसी फोर्स लेकर आ रहे हैं ताकि ग्लोबल के लिए ग्लोबल लेवल पर अच्छा कुछ कर सके, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर इनके द्वारा बोला गया, ये एक तरीके से बोला गया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इनके द्वारा डायरेक्ट कमेंट किया गया चाइना के ऊपर। इनके द्वारा बोला गया ग्रुपिंग जो वांट चाहती है, एक तरीके ग्रुपिंग जो चाहती है, बोला गया ग्रुपिंग वांटेड द इंडो पैसिफिक रीजन टू बी ऑलवेज फ्री फ्रॉम कोरेशन, यानी कि एक तरीके से दबाव से फ्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चाइना अपनी बुरी हरकतें कर रहा है। अब यहां पर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा क्या बोला गया, उनके द्वारा बोला गया क्वाड के बारे में एन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंस इनिशिएटिव, जो कि एक फ्री एंड ओपन इनिशिएटिव है, ऑर्डर बेस और रूल बेस, जो एक तरीके से रूल ऑफ लॉ नहीं होता है कि हाँ एक लॉ बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसको फॉलो करने की बात की जा रही है इंडो पैसिफिक रीजन में। फिर से चाइना को टैकल किया गया क्योंकि चाइना यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस रीजन में, साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी दिखाता है, ना वियतनाम को कुछ करने देते हैं ना फिलीपीन को, तो यहां पर सारे अपनी दिखाता है कि बस मैं ही हूं यहां पर, कि हम ही हैं और कोई नहीं रहेगा यहां पर। तो अब ये जो इसको कोऑपरेशन को एक प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बोला गया है ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, तो ये इंक्लूसिव भी है और रेजिलियंस भी है, इनके ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टाइट है ये। अभी यहां पर एक आप लोगों को न्यूज एनालिसिस से डिस्कस करूंगा, उसमें एक कमेंट किया गया अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, बोला यह गया कि ऐसा नहीं है क्वाड में 4 ही ग्रुप रहने वाले हैं यहां पर, अगर चाइना भी ज्वाइन करना चाहता है, अगर उनकी सोच हमारे जैसी है तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है, तो ऐसी भी बातें यहां पर बोली जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि इसको यहां पर इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। प्रमोट करना है सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी इन पर्टिकुलर रीजन में, और ये क्या क्या काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस देखने को मिलेगा, एजुकेशन और लोगों से लोगों का कांटेक्ट, तो ये एरिया है जिसमें ये कोलैबोरेट करने वाले हैं आने वाले टाइम में। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे पर्सनली, यहां पर देखिए जो अभी बोला गया है एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को डेवलप करना है सस्टेनेबल, क्यों, क्योंकि कोविड-19 आया तो चाइना में कई सारे लोग जो थे वो वहां पर एक तरीके से अपना काम नहीं कर पाए, बहुत सारे बिजनेस चाइना में चल रहे थे वो सारे ठप हो गए, तो सस्टेनेबल एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है जो कि एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। यही बात यहां पर बोली गई थी G7 में, जब मैंने डिस्कस किया था ना G7 की मीटिंग। अच्छा G7 की मीटिंग कहां पर हुई थी, जरा रिवीजन तो करिए, लिखकर बताइए कहां पर हुई थी G7 की मीटिंग। उसकी थीम क्या थी, बोला गया था कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी कि B3W बोला गया था, पार्टनरशिप, यानी कि हमको यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। G20 की जो थी यहां पर, उसमें बात की गई यहां पर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि सब ढांचागत विकास के बारे में बात कर रहे हैं ताकि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। यहां पर जो एलिमेंट है यहां पर डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लाइमेट के बारे में, हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में और जेंडर इक्वलिटी के बारे में, तो ये सब ढांचागत विकास आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर काम करने की बात की जा रही है। मैप करना और कोऑर्डिनेट करना यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी के साथ में एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब मुद्दे क्या क्या है यहां पर, ये एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ऑन साइबर सिक्योरिटी क्वाड कोऑपरेट करेगा एक दूसरे के साथ में, कैसे साइबर थ्रेट को टैकल करना है ताकि एक सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, यानी कि जो अटैक किए जाते हैं अलग अलग वायरस के उसको कैसे रोका जाना है। स्पेस के बारे में बात करें तो यहां पर मॉनिटर करेंगे क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रेस्पॉन्स कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे रहना है, सस्टेनेबल कैसे लेकर चलना है, और मैरीन रिसोर्सेज को कैसे सस्टेनेबली यूज करना है, ऐसा नहीं कि सारी मछली पकड़कर साइड में रख लो और फिर वहां पे समुद्र के अंदर कुछ बचे ही ना, तो सस्टेनेबल तरीके से चीजों को लेकर चलना है। एजुकेशन के मामले में बात करें तो स्टीम का जरूर याद रखिएगा, STEM इसको बोलते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो ये वो सेक्शन है जहां पर लड़कियों की जो संख्या है काफी कम आप लोग को देखने को मिलेगी। इसलिए एक क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा भी कि यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो वुमेन एक तरीके से वुमेन जो पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि काफी कम देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है वैक्सीन के बारे में, तो वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है कि टारगेट ये रखा गया था 1.2 बिलियन डोजेस प्रोवाइड कराए जाएंगे ग्लोबली, तो 79 मिलियन डोजेस जो है वो डिलीवर कर चुके हैं। अभी देखते हैं कितने जल्दी हम लोग टारगेट को अचीव करते हैं। 2022 तक का टारगेट यहां पर मिलकर यहां पर इनके द्वारा बात की गई। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट एम्बिशन, क्लाइमेट एनर्जी इनोवेशन और क्लाइमेट एडेप्शन एंड रेजिलियंस, यानी कि जलवायु महत्वाकांक्षा, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया, स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और इसी के साथ में जलवायु अनुकूलन या लचीलापन, तो ये सब मुद्दे हम लोग को लेकर चलने पड़ेंगे ताकि मैटर को सुलझाया जा सके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी क्वाड के जो लीडर है वो इंफोसिस कर रहे हैं कि ग्लोबल नेट जीरो कार्बन एमिशन हो। नेट जीरो कार्बन एमिशन मतलब जितना कार्बन आप लोग एमिट कर रहे हैं उतना ही कार्बन आप लोगों को सब्ज्यूम कर लेना है, यानी कि जितने पेड़ आप लोगों ने काटे उतने ही पेड़ लगा दो, ऐसा कुछ आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको अकाउंट में लेकर चलने की बात की जा रही है, पर लेकिन इंडिया जो है अभी उसके लिए तैयार नहीं है।
इंडिया यहाँ पर अभी अपने आप को फिक्स नहीं करना चाह रहा किसी वैसे मुद्दे पर। हम लोग वैसे काम बहुत कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग को पता है 175 गीगावाट हम लोग को ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी बनानी थी 2022 तक का, ठीक है। अभी हम लोगों ने टारगेट बढ़ा दिए, ठीक है। तो अभी हमारा टारगेट क्या हो गया 2030 तक का, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के रिवीजन करते रहा कीजिए। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 5G आ रहा है अभी यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी के साथ में मिनरल सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर काफी सारी जो भी आप लोग डिवाइस बनाते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है, तो हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसी के साथ में बायोटेक्नोलॉजी को लेकर आगे चल सकते हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जिसमें हम लोग एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। सक्सेसफुल जो अगर हम लोग को ये चीजें करनी है तो हम लोग को एक तरीके से सप्लाई चेन पर फोकस देना पड़ेगा। एक्सपर्ट जो रिसोर्सेज है कोऑर्डिनेशन पर हर एक कंट्री मिलकर काम करें, ऐसा नहीं कि अकेले अकेले मजे कर रहे हैं, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। एडवांस कम्युनिकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ग्रुप बनाया जा रहा है जिसके चलते एक ये कॉन्टैक्ट ग्रुप है जो कि स्टैंडर्ड डेवलपमेंट और जो यहाँ पर जो फाउंडेशनल रिसर्च करेगा इस एरिया में कि कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। अभी मैरीटाइम सिक्योरिटी में बात करें तो बायलैटरल रिलेशन 2+2 देखने को मिलते हैं। 4 पावर जो मालाबार एक्सरसाइज में है और ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए ये मिलकर इनके द्वारा AUKUS ग्रुप बनाया गया। इसको ये बोला गया अभी रिसेंटली यहाँ पर अगर बात करें कि पॉजिटिव अच्छी बात है यहाँ पर एक ही एशियन जो एक तरीके से नेटो उसको नया बोलकर एक ऐसा ग्रुप बोले जो कि प्रोडक्टिव ग्रुप यहाँ पर काम कर रहा है आगे चलकर। तो अफगानिस्तान को भी टैकल करने की बात की जा रही है कि क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अफगानिस्तान का आर्टिकल याद होगा, मैंने नैनो मैगजीन में डिस्कस किया था डिटेल में कल वाली में, ठीक है। मैंने आपको जो शाम को अपलोड की थी, ठीक है। दोनों लेक्चर आप लोग अगर देखकर चल रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें आप लोगों की रिवाइज भी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से लेक्चर मैंने ये सेट किए ताकि अगर दोनों लेक्चर देखकर चलो तो बहुत सारे रिवीजन तो मैं ही आप लोगों को यहाँ पर करा दूं और बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा कवर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा करो दोनों को। इंस्टीट्यूशनल अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात की जा रही है क्वाड की, ताकि जो ग्रुप है यहाँ पर एक तरीके से प्लूरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बन सके आगे आने वाले टाइम में। और यहाँ पर इसको P4 भी बोला जा रहा है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफी पावरफुल कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोऑर्डिनेट किया जा रहा है अलग अलग एरिया में, तो उसके ऊपर काम किया जाएगा। अपॉर्चुनिटी है इंडिया के साथ में यहाँ पर कि इस तरीके की इकोनॉमी के मिलकर हम लोग साथ में काम कर सके। एक अच्छा हम लोग कोऑपरेशन करके 21st सेंचुरी को इंडो पैसिफिक रीजन में भी हम लोग शांति बनाकर रख सके। तो ये था पूरा आर्टिकल डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया क्वाड के बारे में, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी, ठीक है। अब जो अगले वाला आर्टिकल है हेल्थ के बारे में बात करेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और बहुत सारी स्कीम के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूं आप लोगों को, जो कि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, ठीक है। तो एक एक कर देखिएगा। अभी बात की जा रही है यहाँ पर रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पर बात की चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन के बारे में। जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, तो ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखना जिनमें क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। मतलब क्या होता है, नॉर्मल क्या है, वेस्टेड क्या होता है, स्टंटेड क्या होता है और अंडरवेट क्या होता है। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो वेस्टेड बोलते हैं जब लो वेट रहता है हाइट के हिसाब से, तो उसको वेस्टेड बोलते हैं। हाइट तो हो गई है पूरी पर लेकिन वेट काफी कम रह गया बच्चे का। स्टंटेड का मतलब होता है कि लो हाइट रह गई है एज के हिसाब से, यानी कि जितनी एज हुई है उसके हिसाब से हाइट काफी कम रह गई है। और यहां पर अंडरवेट का मतलब होता है कि लो वेट रह गया एज के हिसाब से, तो एज जितनी होगी उसके हिसाब से वेट जो है वो काफी कम है, तो ये अंडरवेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बच्चे जो मेल न्यूट्रिशन का कुपोषण का शिकार होते हैं, उनको सही टाइम पर सही डाइट नहीं मिल पाती है, सही खाना नहीं मिल पाता है, उनको ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उनके ऊपर काम करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो समझते हैं पहले क्या क्या बातें की जा रही है। तो पोषण, ये पीएम पोषण के बारे में बात की जा रही है। तो अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगा पीएम पोषण। तो पीएम पोषण जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है हमारे देश में कई सारे काम किए जाते हैं, खासकर अगर बात करें बच्चों के लिए तो हमारी कंट्री में प्राइमरी लेवल पर 1 to 5, अपर प्राइमरी लेवल पर 6 to 8 स्किल के लिए करंटली 100 ग्राम और 150 ग्राम जो फूड ग्रेन प्रोवाइड कराने की बात की जाती है, इंश्योर करने के लिए जो मिनिमम 700 कैलोरी जो है वो इंसान को मिल सके ताकि उसकी जिंदगी सही से चल सके। तो स्कीम जो है यहाँ पर 11.8 करोड़ जो स्टूडेंट है जो इनरोल होते हैं 1 से लेकर 8वीं क्लास में, उनके ऊपर फोकस करेंगी। और 11.2 लाख स्कूल जो है अक्रॉस द कंट्री, यानी कि 11 लाख स्कूल है पूरे देश में और लगभग 11 करोड़ के करीबी बच्चे हैं पूरे स्कूल में, पूरे उसमें, ठीक है। तो 11 लाख स्कूल और 11 करोड़ जो है वो बच्चे, तो इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर प्राइमरी और यहाँ पर एक तरीके से अपर प्राइमरी में जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ पर फोकस किया जाएगा। प्री प्राइमरी के लिए भी कुछ बातें यहां पर लेकर आई जा रही है, इसको बोला गया यहां पर बाल वाटिकास, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली प्री प्राइमरी के लिए है यहां पर कि जो एज है उसकी यहां पर यंगर देन 6 ईयर, यानी कि 6 से साल के नीचे से अगर बच्चा आ रहा है तो उसके लिए भी यहां पर कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की भी बात की जा रही है। पहले ये था अगर यहां पर सेंटर के द्वारा बोल दे ये चीज आप लोग को देनी है, यानी कि आप लोग को बच्चों को दूध देना है, मतलब एक तरीके से चावल देने हैं, सब्जी रोटी देनी है, अंडे वगैरह भी दिए गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कराइए, पर लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराना है आप लोग, मान लीजिए उनको क्या कराना है, उनको दही भल्ले खिलाने हैं, ठीक है।
मान लीजिए किसी को यहाँ पर कुछ और चीजें पसंद आ रही है, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा कह रहा है मुझे राजमा खाना है, दूसरा बच्चा कह रहा है मुझे छोले खाने हैं, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे ये चीज नहीं पसंद आ रही है, मुझे कुछ तीसरी चीज खानी है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि आप लोग अगर चाहे तो स्टेट उसके अंदर कुछ ऐड कर सकता है, पर पहले सेंटर बोलता था मैं पैसा नहीं दूंगा, ठीक है, पर लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिए, ठीक है। तो आप लोग यहां पर इसको कर सकते हैं। तो करंटली स्टेट डिसाइड कर सकते हैं कि मिल्क देना है या एग देना है, ठीक है। तो यहां पर मेन्यू के अंदर में तो सेंटर उसका कॉस्ट बियर नहीं करता था, पर लेकिन अब कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब मिलजुल कर काम किया जाएगा। तो किसी को अगर लगता है यहां पर आप लोगों को कुछ अच्छी खाना है, यहां पर कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो जो भी सुटेबल लगे आप लोग उसको बेसिकली खा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों किसी को अगर यहां पर राजमा पसंद है तो उसको राजमा ही दिएगा, अगर किसी को छोले पसंद है तो उसको छोले खिलाओ, ठीक है, किसी को दाल पसंद है तो उसको दाल खिलाओ। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग पैटर्न लेकर चल सकते हैं। तो स्कूल डिसाइड कर सकते हैं, सेंटर के द्वारा डिसाइड किया पैटर्न फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहां पर ये किसको रिप्लेस कर रही है, तो मिड डे मील स्कीम को रिप्लेस कर रही है। तो मिड डे मील हमारे स्कूल में जो चलाई जाती थी बेसिकली, ये ऑल ओवर कंट्री के अंदर में, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते थे। पहली बार 1995 में लॉन्च किया गया इसको, ठीक है। फिर आगे चलकर 2001 के करीब में अगर देखें तो ऑल गवर्नमेंट जो भी यहां पर ऑल गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उसमें ऐड कर दिया गया। 2007 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया अपर प्राइमरी लेवल पर भी। 2009 में याद रखिएगा, 2009 में राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जब लाया 2009 में, जो हमारी कंट्री में एक्ट आया, ये वही था जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया गया था, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को 2002 में। और उसके चलते आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट बनाया गया, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना, सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती है जब ढंग से बैठकर आप लोग पढ़ाई करते हो। और फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया, तो बना बनाया खाना देने लगे आगे चलकर। तो ये सारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर, तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक का यहाँ पर, और 6 से लेके 16 तक का बेसिकली बात की जा रही है। और वर्ल्ड में लार्जेस्ट ये स्कीम थी जो कि इस तरीके से पैटर्न में यहाँ पर चलाई गई। तो यहाँ पर बच्चों को सही खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी कोविड-19 के टाइम पर। तो एक तरीके से बहुत ही एक अच्छी स्कीम, एक अप्रिशिएट करने लायक मूव आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट का बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी एक और जो यहाँ पर पोषण अभियान है उसको आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसके साथ में पीएम पोषण के साथ में पोषण अभियान हमारे देश में चलाया गया था, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। बेसिकली यहाँ पर पोषण अभियान नाम दिया गया और उसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोला गया। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2018 में, सॉरी 8 मार्च को एक इंपॉर्टेंट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लेवल का, बताइए कौन सा है। तो इसमें फोकस दिया गया कि यहाँ पर क्या करना है, कि यहाँ पर एक तरीके से रिड्यूस करना है स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, एनीमिया, ठीक है, और इसी के साथ में रिड्यूस करना है लो बर्थ रेट 2%, 2%, 3%, 2% हर साल, यानी कि हर साल ये कम करने हैं, ये बातें यहाँ पर बोलेगी। और जच्चा और बच्चा का तो ध्यान रखना ही रखना है, खासकर जो एडोलेसेंट गर्ल है उनके ऊपर भी फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो इसमें बोला गया यहाँ पर जो अगर बात करें स्टंटिंग जो कम करनी है 0 से लेकर 6 साल तक के, जो बेसिकली ये 38.4 यानी कि 38.4 थी, इसको 25 पर लेकर आना है 2022 में। तो ये टारगेट यहां पर रखा गया, ठीक है। और स्टंटिंग होता क्या, अगर बात करूं मैं आप लोगों से, अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर समझना चाहते हैं तो होता है कि लो हाइट रह जाती है एज के हिसाब से बच्चे की कुपोषण की वजह से, तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये जो प्रोग्राम अभी लाया गया है यहाँ पर यूनियन कैबिनेट के द्वारा पीएम पोषण, ये पीएम पोषण इसका नाम रखा गया है। बेसिकली ये एक तरीके से हॉट कुक मील प्रोवाइड कराएगा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, तो रिप्लेस करेगी ये जो मिड डे मील स्कीम है उसको। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और 2021-22 से लेकर 2025-26 तक यहाँ पर ये स्कीम चलने वाली है। तो कोविड-19 के चलते ऐसी महामारी में ये स्कीम आई है, तो बच्चों के लिए काफी बड़ा ये काम करने वाली है। अगर बात करूं सोशल ऑडिट, यहां पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार ऐसी स्कीम्स का, जिसके चलते बच्चों को सही खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार चेकिंग की जाती है जो स्कूल के अंदर में, ठीक है। तो ये यहां पर एक ऑडिट कराए जाते हैं यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी, और इसी के साथ में जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं उनको भी चेक करने के लिए बेसिकली बुलाया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पर जो एंगेज किया जाता है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, ताकि इसको मॉनिटर किया जा सके स्कीम ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है नहीं। चैलेंज कई सारे हैं, एक तो बेसिकली न्यूट्रिशन टारगेट जो बोला गया है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आप लोगों को ढंग से चीजें देखने को मिलेगी। अच्छा पूछ लो आप लोगों से, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है हंगर लाइफ के बारे में, ठीक है, सॉरी हंगर लेवल के बारे में, यानी कि भुखमरी के बारे में। तो इंडिया की रैंक 94 थी यहाँ पर, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में याद रखिएगा यहाँ पर सीरियस हंगर, सीरियस भुखमरी हमारे देश में देखने को मिल रही है। 107वें कंट्री टोटल है, तो हमारी कंट्री 94 नंबर पर, 94 नंबर पर है अगर भुखमरी के बारे में बात करें, ठीक है। तो मेल एक तरीके से यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन की काफी बुरी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इसके चलते नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे है 5वें नंबर का, उसके अंदर ये बोला गया कि 30% जो वर्ल्ड में स्टंटिंग चिल्ड्रन है वो हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नियरली 50% वेस्टेड आप लोगों को चिल्ड्रन हमारे देश में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर इन चीजों का पड़ रहा है, तो उनको हम लोग को थोड़ा सुधारना चाहिए।
अगर आंसर राइटिंग में कहीं आता है, इवन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेगा ना कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में बताइए, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के बारे में बताइए, या फिर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए आए, तो ये पॉइंट आप लोग वहां पर भी आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक चहुमुखी क्वेश्चन है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। करेक्ट प्रैक्टिस देखने को मिलती है, दिक्कत है कास्ट बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन इन फूड सर्विंग, तो ये कई सारी प्रॉब्लम और भी है यहाँ पर। कई सारे और भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, एनीमिक मुक्त भारत हमारे देश में चल रहा है। इसी के साथ में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया 2013 में, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आप लोग देख ही रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी है जो कि इस तरीके से भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों से और बातें करूं यहाँ पर, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, तो याद रखिएगा जो रिपोर्ट है यहाँ पर कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा ये तैयार किया था, जो कि मैं कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूं। पहली बार ये तैयार किया गया था 2010 में, एक्स्ट्रा पूरा अलग से टॉपिक हो गया, ये एक तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछ ले कोई, ठीक है। 2020 में 15वां संस्करण था इसका, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी और अंडर नरिशमेंट, ये भी इन चीजों के ऊपर फोकस देकर चलता है, जो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि बच्चों के बारे में बात करें तो ये भी है बेसिकली हंगर, ग्लोबल हंगर को मिटाने की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। और ये कुछ स्कीम है कई सारी, इनके बारे में याद रखते हैं। ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव मैंने आप लोगों को बताया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पोषण अभियान मैंने बता दिया। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फूड फोर्टिफिकेशन, जैसे अभी हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया था कि चावल को उस तरीके से प्रोवाइड करा जाएगा ताकि और न्यूट्रिशन मिल सके बच्चों को, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, ये 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर कर रही है। मिशन इंद्रधनुष, यहाँ पर जो चिल्ड्रन है अंडर 2 एज के लिए उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक। 12 जो वैक्सीनेशन जो प्रिवेंटेबल डिजीज है उसके लिए प्रोवाइड कराया जा सके। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट 1975 में स्टेट की गई थी, तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। जिस तरीके से अगर बात करें तो ये जो स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो ये ऑफर करती है 6 पैकेज, जैसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूलिंग, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और 0 से 6 ईयर के जो प्रेग्नेंट जो वुमेन, जो यहाँ 0 से 6 ईयर के लिए यहाँ पर जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन है और जो लैक्टेटिंग मदर है, इनके बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके ऊपर स्पेशल फोकस है। तो ये सारी स्कीम आप लोगों से अलग अलग एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। तो आप लोगों को सारी चीजें एक जगह इकट्ठी करा दी। तो आप लोग देखते हैं आर्टिकल तो छोटा सा था बराबर में, अगर आप लोग देखेंगे, इसलिए बोलता हूँ आर्टिकल में ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, वहां पर अलग तरीके से होता है। तो आर्टिकल में तो 4-5 चीजें दे रखी थी, ठीक है, पर मैंने आप लोग क्या करा दी यहाँ पर, तो एक बार देख लीजिए ताकि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी भी रहे। पोषण अभियान में आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, भुखमरी को मिटाना है, गरीबी को मिटाना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अच्छी हेल्थ के बारे में, तो अच्छी एजुकेशन के बारे में, तो ये 4 पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा। बट साफ सफाई के बारे में बात करें तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। इसी के साथ में हम लोगों ने क्या किया, क्यों लॉन्च किया गया, किसको रिप्लेस कराया, तो मिड डे मील स्कीम को रिप्लेस कराया। स्टंटिंग के बारे में बात करी, पहले मिड डे मील स्कीम क्या थी उसके बारे में समझा। पोषण, ये बेसिकली क्या है, पीएम पोषण के बारे में हम लोगों ने बातें की। पुराना पोषण अभियान क्या था वो समझे यहाँ पर, तो ये एक अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। इसी के साथ में ग्लोबल हंगर इंडेक्स अलग हो गया और ये सारी स्कीम, तो एक काफी सारी चीजें अलग अलग होगी। तो ये इस तरीके से एडिटोरियल नहीं आप लोग का, ये चहुमुखी एक डेवलपमेंट का टॉपिक आप लोग का बन गया, ठीक है। अब नॉर्मल तरीके से भी आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है, आप लोग बताइए इसके बारे में। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, खासकर, ठीक है। इस तरीके से अगर चीजें पढ़ाई जा रही हैं फिर भी अगर कंफ्यूजन आ जाए तो फिर मेहनत का कोई मतलब नहीं बच जाता है बेसिकली, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। एक आर्टिकल है यहाँ पर जो ये है, इसके बारे में आप लोग को बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कुछ बातें। आप लोग भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करिएगा इसके बारे में, बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। देखिए ये बोला गया है आज के में जो हमारी कंट्री में स्कूल है, ठीक है, और जो कॉलेजेस हैं, अगर 12वीं तक का बात करें तो स्कूल हो गए, उससे ऊपर चले जाते हैं आप लोग कॉलेज के अंदर में। तो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर क्या हम लोग को सारे टॉपिक पढ़ाने चाहिए? जैसे कि बात कर लें, कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ गया, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर ये जो बेसिकली बात करें, ये कुछ किताबों के बारे में बात करें। यहाँ पर कुछ किताबों के बारे में क्या, बेसिकली इनके द्वारा 2 किताबों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी रिसेंटली क्या किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश के अंदर में भी यहाँ पर ये किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा कि यहाँ पर वीडी सावरकर साहब के रिलेटेड और यहाँ पर एमएस जो यहाँ पर गोलवलकर है उनकी हिंदुत्व से रिलेटेड किताब है कि हिंदुत्व हु इज ए हिंदू, ठीक है, ये और वीडी सावरकर साहब से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बोला गया कि इनको कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्या इसको पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पर ये पार्ट बनना चाहिए करिकुलम का। तो राइटर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको कई जगह हटाने की बात की जाती है, कई जगह लगाने की बात की जाती है। तो एनसीईआरटी में भी यहाँ पर जब बुकें बनाई जाती है तो उनके अंदर कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि देखिए जब कोई पर्टिकुलर बच्चा है ना, अगर 12th तक का, तो एक बार को आप लोग बोल सकते हैं कि 12th तक का बच्चा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता है, चलो उसको आप लोग कुछ आइडियोलॉजी के बेस पर चीजें ज्यादा मत पढ़ाओ। पर लेकिन जब बच्चा कोई
ग्रेजुएट में पहुंच सके, पोस्ट ग्रेजुएट में पहुंच गया तो ऑटोनॉमी यहां पर होनी चाहिए ताकि वो चीजें जान सके, चीजें समझ सके, ठीक है। तो स्कूल के लेवल पर वो काम आप लोग एक बार को बंद कर सकते हैं, पर पोस्ट ग्रेजुएशन पर ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। उसका एक मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, कल को चलकर क्या सही है और क्या गलत है तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से बच्चे को पता होना चाहिए, खुद चॉइस होनी चाहिए उसकी कि ये सही है ये गलत है। हर जगह उसको पैम्परिंग नहीं करनी चाहिए, बच्चों को हर जगह हाथ पकड़ के नहीं माँ बाप को चलना चाहिए। 12वीं के बाद में बच्चों को थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी दे देनी चाहिए ताकि वो खुद से डिसीजन ले सके, ऑटोनॉमी देनी चाहिए ताकि अगर गलती भी करे तो सीखे उससे, ठीक है। गिरे तो उनके साथ खड़े हो जाओ, तो वो चीजें आप लोग बोल सकते हैं। फंडामेंटल राइट भी है उनका ये चीजें जानने का, पर लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी आइडियोलॉजी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू थोपने की कोशिश करने लगती है और काफी कुछ चेंज करने की कोशिश करने लगती है, करिकुलम में चेंज करने की कोशिश करने लगती है, इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी भी ढंग से नहीं रहने देती है, तो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी यहाँ पर जो राइटर हैं उनके द्वारा एक बात यहाँ पर ये बोलेगी कि जब यहाँ पर हमारी कंट्री में एनसीईआरटी को डेवलप किया जा रहा था, एनसीईआरटी को अपडेट किया जा रहा था, तो उस टाइम पर एक कार्टून था जिसमें भीमराव अंबेडकर जी का मजाक उड़ाया गया था उस कार्टून में। तो हम लोगों ने बोला ये कार्टून यहाँ पर होना चाहिए, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसका अपोज करने लगी कि देश के अंदर इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि जैसे भीमराव अंबेडकर जी हो गए, ठीक है, महात्मा गांधी जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, बोला गया कि ये हम जैसे इंसानी तो थे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके चले गए, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इनके बारे में बात भी नहीं कर सकते, हम लोग इनके बारे में थोड़ी बहुत मजाक भी नहीं कर सकते जनता को समझाने के लिए। ऐसा इनको गॉड फिगर बना दिया है कि इनके बारे में कोई बात भी एक बार कर दो तो सोसाइटी में दंगे हो जाए आज के डेट में, कि भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बोल दिया तो पूरा दलित समाज बोलते हैं कि सामने निकल कर आ गया, महात्मा गांधी जी के बारे में बोल दिया तो दूसरा सेक्शन आ गया निकल कर, भगत सिंह जी के बारे में बोल दिया दूसरा सेक्शन आ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बोला दूसरा सेक्शन आ गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोला दूसरा सेक्शन आ गया। यानी कि इनको ऐसी उपाधि हम लोगों ने देकर रख दी है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर जो स्ट्रगल के थे, कि इनके ऊपर कोई इनको अगर कुछ गलत इनके द्वारा किया गया तो क्रिटिसाइज करने से भी लोग डरते हैं। तो क्या ये ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि जहां लोग अपने विचार भी नहीं रख सके? अगर किसी को नहीं पसंद है महात्मा गांधी तो बोल सकता है, किसी को नहीं पसंद है भीमराव अंबेडकर जी तो बोल सकता है, किसी को नहीं पसंद आ रहे हैं यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वो बोल सकता है, किसी को लग रहा है भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी सही नहीं थी तो वो बोल सकता है। तो यहाँ पर ऐसी आजादी देश के अंदर आज की डेट में कम से कम देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप लोगों ने एक कमेंट भी कर दिया तो आप लोगों के पीछे जो है जनता पड़ जाएगी, आप लोगों को बेसिकली आप लोगों की एक तरीके से जान भी खतरे पड़ सकती है, इस लेवल पर सोसाइटी में दंगे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें सुधारनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी लोगों की होनी चाहिए, अपने आप लोग डिसीजन ले सके, कुछ ऐसा काम करना चाहिए। तो ये बातें बोली गई हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। आइए अब न्यूज एनालिसिस के ऊपर मैं आप लोगों का नजर डलवाता हूं, ठीक है। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात ये की जा रही है कि पंजाब के अंदर जो रस्साकसी चल रही है, तो आप लोगों के सामने है रस्साकसी यहाँ पर, जो अभी अमरिंदर साहब है जिनको अभी कैप्टन साहब जो को कैप्टनशिप जिनकी छीन ली गई है अभी यहाँ पर, तो इनको एक तरीके से बाउंड्री पर ले जाकर खड़ा कर दिया। तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़ रहे हैं ये, ठीक है, कि इन्होंने बोला गया ही इज लीविंग कांग्रेस बट नॉट ज्वाइनिंग बीजेपी। तो इनके द्वारा पब्लिकली ये कमेंट कर दिया गया, ठीक है। तो ये बातें चलिए आगे बात की जा रही है। जो भाबिनीपुर यहाँ पर जिसमें बाई इलेक्शन की बात की गई थी वेस्ट बंगाल के अंदर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो वोटर ने काफी कम वोट डाली, बाकी रिजल्ट देखने को मिलेगा। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 164 के तहत यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर, ये सारी चीजें। बाकी फार्मर प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि किसानों को भी साथ में लेकर चलो अगर आप लोग सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो ये बातें यहाँ पर निकल कर आई, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। एक एडवर्टीजमेंट है आज यहाँ पर, वेलकम किया जा रहा है बीजिंग ओलंपिक के लिए, तो 2020 के लिए यहाँ पर। तो आप लोग याद रखिएगा बीजिंग में होंगे, जो यहाँ पर विंटर ओलंपिक होने वाले हैं, ठीक है। तो बीजिंग में होंगे यहाँ पर, जिसके द्वारा बीजिंग में दोनों होंगे, विंटर ओलंपिक में यहाँ पर दोनों, पैरा ओलंपिक भी और बेसिकली नॉर्मल वाले भी, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा, ये लोकेशन है, एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दे रखा था आज के न्यूज़पेपर में, ठीक है। मॉनसून जो है वो बोला जा रहा है कि विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जून से चलती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो सितंबर यहाँ पर चला गया, अभी यहाँ पर अक्टूबर स्टार्ट हो गया, तो मॉनसून विड्रोवल जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और याद रखना जब मॉनसून विड्रोवल होता है यहाँ पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो नॉर्मली तमिलनाडु वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए एक स्पेशल वेजिटेशन अगर कहीं पर है तो तमिलनाडु के अंदर में है, जब यहाँ पर ये रिट्रेवल होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चाइना भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर क्वाड, ये बोला गया ऑस्ट्रेलिया के जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर उन साहब के द्वारा, स्कॉट मॉरिसन के द्वारा। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग अकेले रहेंगे, तो चाइना चाहे तो पार्ट बन सकता है, ये बातें बोली जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो नेक्स्ट बात की जा रही है, हैंडल करना है चाइना को, बायलैटरल इशू है, ऐसा नहीं है कि हम लोग क्वाड के थ्रू उसको हैंडल करने की कोशिश करें। हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ये बात बोल रहे हैं कि चाइना फालतू में ही इशू को फालतू का इशू बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग उसको उस तरीके से टैकल कर रहे हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा मैराथन चल रही है, अभी मैराथन मंथ है, जिसके तहत बहुत सारे जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा।
तो कोलिजियम के थ्रू यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो जस्टिस एनवी रमन साहब ये बात बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आर्टिकल 124 याद रखना और आर्टिकल 217 है यहाँ पर, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट करता है। 124 217 जो है वो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करता है। सारे काम कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होते हैं नॉर्मली। याद रखने का कोलिजियम सिस्टम हमारी कंट्री बनाया गया, ना तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना ही ये संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये एक नॉर्मल आप लोगों को बॉडी देखने को मिलेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा बनाएगी। सेकंड जज केस आया था 1993 में जब इसको बनाया गया। पहला केस था 1981 में, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड क्या करते थे किसको अपॉइंट करना है, किसका ट्रांसफर करना है। फिर एक ग्रुप बना दिया जिसमें 3 मेंबर हो गए, 2 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फिर तीसरा केस है यहाँ पर 1998 में। तो यहाँ पर इसमें बेसिकली क्या हो गया, जो यहाँ पर 3 मेंबर थे उसमें 2 मेंबर और ऐड कर दिए तो 5 मेंबर हो गए, यानी कि 4+1 यानी कि 4 जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे किसको अपॉइंट करना है और क्या करना है। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट को अगर यहाँ पर एडवाइस भी चाहिए तो भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक है, इसके बारे में याद रखिएगा। चीफ एयरफोर्स के जो नए बन गए उनका नाम याद रखते हैं आप लोग, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। इवन प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था, आर्मी के जब नए चीफ बने थे, ठीक है। तो एयरफोर्स के नए चीफ बने हैं यहाँ पर, इनका नाम है विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो याद रखना ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये आप लोग बताइए। तो 27th चीफ बन गए अभी यहाँ पर ये नेवी के, ठीक, एयरफोर्स के, ठीक है। बताइए कोवैक्सीन का जो डेटा है बोला जा रहा है WHO को यहाँ पर बेसिकली दिया जाएगा, उसके बेस पर एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर इसका एनालिसिस करेगी फिर जिस तरीके से अभी कई सारी चीजें देखने को मिल रही है तो उसके बारे में फिर आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन निकल कर आती है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो डायरेक्टर जनरल है याद रखिएगा वो है बलराम भार्गव साहब, जिनके द्वारा पूरा कोविड-19 झेला गया, ठीक है। NET के बारे में अगर बात करें तो बोला जाएगा कि OCI तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर लेकिन जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई, तो कोई रोकेगा नहीं, आप लोग भी आकर यहाँ पर जो है एग्जाम देकर डॉक्टर बन सकते हैं देश के अंदर में। आगे यहाँ पर बोला गया FCRA के बारे में, इसको बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। FCRA जो है इनेक्ट किया गया था 1976 में, सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी का एक्ट है 1976 और अमेंडमेंट किया गया 2010 में। तो यहाँ पर इनेक्ट किया गया 1976 में। तो बोला गया, क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो, FCRA जो है यहाँ पर ये रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशन हमारे देश में आता है तो कंट्रीब्यूट करता है जो कि अफेक्ट ना करे हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को। तो 1976 में आया, अमेंडमेंट किया गया 2010 में और फिर से अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट किया गया। एसोसिएशन ग्रुप या फिर NGO जो मिलकर यहाँ पर काम करती है उनके लिए होता है और एक तरीके से मैंडेटरी है सबको कि यहाँ पर इसके अंदर रजिस्टर करें, ठीक है। 5 साल के लिए यहाँ पर वैलिड होता है, फिर से आप लोग इसको रिन्यू करा सकते हैं। सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस या फिर कोई इकोनॉमिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आ रही है तो उसके बारे में बात करते हैं। एनुअल रिटर्न करना पड़ता है, इनको फाइल करना करता है एनुअल रिटर्न और लाइन ऑफ द इनकम टैक्स यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है, जो बेसिकली एनुअल रिटर्न है। इसी के साथ में 2015 में MHA के द्वारा नोटिफाई किया गया यहाँ पर कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट किया जा रहा है, इंपैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनल रिलेशन में हमारे, और एक तरीके से यहाँ पर एक कम्युनल हार्मनी को भी यहाँ पर डिसरप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पर लेकिन ये कर रहे हैं, तो इसके चलते कई सारी NGO जो थी उनको यहाँ पर अभी बैन कर दिया गया उनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन हमारे देश के अंदर में, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली, ठीक है। तो बैंक के अंदर आप लोगों को जाकर यहाँ पर बेसिकली ये अकाउंट खुलाना पड़ता है, अब तो इसको SBI कर देता फिक्स के SBI में जाकर काम करो। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में याद रख सकते हैं। कोर सेक्टर का ग्रोथ बोला जा रहा है 11.6% यहाँ पर हो गया। तो इसके बारे में अगर बात करूं यहाँ पर कोर सेक्टर कौन से हैं याद रखिएगा, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे ज्यादा किसका है ये पूछ लिया गया है आप लोगों से पहले एग्जाम में। रिफाइनरी प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी का और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर स्टील का। टोटल मिलाकर 100 है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ में यहाँ पर बोला जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे 2022 तक का। तो ये बातें बोली जा रही है, देखते हैं साइन करते हैं फिर नहीं। अदानी जो है वो लंका पोर्ट यहाँ पर आने वाला डील साइन कर रहा है, तो देखते हैं कैसे चीजें बढ़ेंगी आगे। चाइना के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि हिडन डेट राइज के अंदर डेट रिस्क यानी कि डेट एक तरीके से होता है जब उधारी सामने वाले को इतना दे दो कि वो उधार भी पे ना कर पाए, उसके लिए भी उससे आप लोगों को उधार लेना पड़े अपने उधार पे करने के लिए, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिस भी कंट्री के लिए बनाया जा रहा है तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर दे रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, ठीक है। आज बात की जा रही है रुपेंद्र एंड द ब्रिंदर जो यहाँ पर लकारा है, इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है टोक्यो ओलंपिक जो अभी हुए यहाँ पर, तो हिस्टोरिक जो ब्रोंज जो जीता गया टीम में उसका ये पार्ट थे, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछ ले तो कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन के मैंने आंसर आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर दे रखे हैं, इनको टेलीग्राम पर भी मैंने पोस्ट कर दिया था, तो टेलीग्राम पर भी आप लोग जाकर इनको देख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारी चीज आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, सारे आंसर मैंने यहाँ पर बता दिए। तो कई सारे बच्चे काफी अच्छे से आंसर दे रहे हैं, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना और क्या क्या डिसाइड किया वो भी बता दिया कीजिए ताकि अपना उसको आप लोग फॉलो कर सके अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा UN बेसिकली यहाँ पर पार्ट नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेटन वुड में जो आप लोग को ये तीनों देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले G88 था, तो वो यहां पर पार्ट है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं बेसिकली क्या, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कहता है कई बार अपनी करेंसी का चाइना के द्वारा अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये जो प्राइस यहां पर मिला था, याद रखिएगा, इनको लिटरेचर के लिए मिला था, पर लेकिन ये खुश नहीं थे, चाह रहे थे पीस के लिए इनको प्राइज मिले, जिसकी वजह से प्राइस कंट्रोवर्सी में चला गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो काफी कुछ आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। जो 2 पॉइंट मैंने आप लोगों के बोले थे, वो नहीं पता काउंसिल के बारे में, वो मैं आप लोगों से आगे डिस्कस कर लूंगा, जोनल काउंसिल और आप लोगों के इंटरस्टेट काउंसिल एक्स्ट्रा थे हालांकि वे, पर लेकिन आगे डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना, जब टाइम मिलेगा, ठीक है। एक आर्टिकल भी आप लोगों का बचा हुआ है अभी 2-3 दिन पहले का, वो भी मुझे पता है, तो टेंशन मत लेना, जो भी बचा होता है सब डिस्कस कर लूंगा, बस आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से एंजॉय करते रहिए। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, फीडबैक जरूर देना, लेक्चर को लाइक डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, और 10 में से कितने मार्क्स देंगे इस डिस्कस्शन को वही बताना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।